यहाँ गरीबों का कोई वेलकम नहीं होता है। वो बस यहाँ महंगे कपड़े देखने के लिए टाइम पास करने आते हैं। उस सेल्स गर्ल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और विजय को घृणा भरे भावों के साथ देखने लगी। विजय का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसे उस सेल्स गर्ल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक उस शॉप का दरवाजा खुला और दो इंसान अंदर आते हुए दिखाई दिए। एक लड़का और दूसरी लड़की थी। दोनों की लगभग 17 और 18 की एज होगी। लड़की ने साफ सुथरी एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके घने गहरे लंबे बाल खुले हुए थे, जिनसे वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लड़का टॉल और हैंडसम दिख रहा था। उसकी बाहों में उस लड़की की बाहें थीं और दोनों कदम से कदम मिलाते हुए अंदर आ रहे थे। उनको देख विजय का चेहरा सख्त हो गया। लड़का तनवीर था और लड़की लावण्या थी। वहीं लावण्या जो उसका पहला प्यार और गर्लफ्रेंड थी। विजय मुस्कुराया और उसके चेहरे पर थोड़े उदासी के भाव आ गए थे। तनवीर वही शख्स था जिसकी वजह से विजय को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसी की वजह से स्कूल में झगड़ा करने पर बाहर भी लोग उसे बदमाश, लुक्खा और पता नहीं कैसे कैसे ताने मारते थे। इसी शख्स ने उसके पहले प्यार को छीन लिया, जो उससे कभी प्यार करती थी। विजय को यही सबसे ज्यादा याद था, लेकिन फिर भी उन लोगों का उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी विजय उनसे नफरत नहीं करता था। वो हमेशा अपनी गरीबी को ही दोषी ठहराता रहा। ये समाज ऐसा ही था, जिसके पास पैसे होते उसकी इज्जत होती और जो गरीब होता उसकी बेइज्जती। उसने अपनी आंखें फिराई और तनवीर के बगल में सुंदर लड़की को देखा। अचानक वो किसी स्टैचू की तरह जम गया और उसकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो गई। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक समय में दोनों रिलेशनशिप थे, लेकिन अब वे सिर्फ अजनबी थे। हेलो, अगर तुम कुछ खरीद नहीं सकते तो रास्ते से तो हट जाओ और गेस्ट को आने दो। उस सेल्स गर्ल ने विजय को घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। मैंने कहा कि तुम एक फटीचर हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, जो अभी भी यहाँ खड़े हो? पता नहीं तुम जैसे लोग डीएलएफ मॉल आते ही क्यों हैं? सेल्स गर्ल विजय को लगातार डांटती रही और उसका लहजा और भी कड़वा होता गया। उस सेल्स गर्ल की आवाज सुनकर लावण्या और तनवीर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अभी तक विजय को देखा नहीं था। आखिर डीएलएफ मॉल में घुसने वाला गरीब फटीचर कहाँ है? हम भी तो जरा देखें। तनवीर ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा, फिर आगे बढ़ विजय को देखने लगा। पहली नजर में तो वो विजय को पहचान नहीं पाया था, लेकिन करीब से देखने के बाद वो हैरान रह गया और फिर उसने हंसते हुए कहा, ओह, क्या कोइंसिडेंस है? ये गरीब फटीचर तो हमारी जान पहचान का ही निकला। इस समय लावण्या ने भी विजय को पहचान लिया था। उसने उसे एक नजर देखा और उसके गंदे सस्ते कपड़ों को देख अजीब घृणा वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे थे। तनवीर हंसा और विजय से बोला, विजय यार, तुम बहुत दिनों से दिखे नहीं। आखिर कहाँ रहते हो आजकल? उसने एक पुराने दोस्त होने का नाटक किया, लेकिन उसका स्वर थोड़ा अलग था। अरे, वैसे मैंने सुना था तुम अब मजदूरी करने लगे हो। आखिर कहाँ कर रहे हो मजदूरी आजकल? सच में मजदूरी करना एक मुश्किल काम तो है। वो ऐसा नाटक कर रहा था जिसे देख कोई नहीं कह सकता कि वो विजय को ताना मार रहा है। विजय का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ओह, गुस्सा अभी भी पहले की तरह है। तनवीर ने मजाक उड़ाया। विजय, मेरे कहने का मतलब है, तुम्हें जरा अपने स्टेट्स को देखना चाहिए। तुम्हें खुद की तकदीर से नहीं भागना चाहिए। आखिर तुम हो तो एक किसान के बेटे, और कहते हैं ना, एक गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। कुछ जगह तुम जैसे किसानों के लिए नहीं बनी जैसे यह जगह, इसलिए यहाँ आने से पहले तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। तुमने अपनी ओर देखा है? क्या तुम इन घाटिया कपड़ों के साथ ऐसी जगह पर आने लायक हो? मुझे नहीं लगता तुमने ये सब सोचा भी होगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और बगल में खड़ी लड़की को गले लगा लिया। उसने ऐसा विजय को भड़काने के लिए किया था। विजय का चेहरा और भी ठंडा होता गया। फिर एक हंसी के साथ कहा, ओ तनवीर, तुम क्यों किसानों को नीची नजरों से देखते हो? क्या तुम्हारे पूर्वज किसान नहीं थे? इसके अलावा ये शॉप सभी के लिए खुली हुई है, राइट? जब इस शॉप के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं तो कौन किसी को कह सहता है?
यहाँ आओ, यहाँ से जाओ। चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखते हैं मुझे यहाँ से कौन निकालता है। विजय ने तनवीर को ठंडे भाव से देखा और फिर मुड़कर सेल्स गर्ल की ओर देखा। देखो तो सही, तुम कितने बेशर्म हो, इतनी बेइज्जती के बाद भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो, जब तुम्हारी औकात यहाँ से कपड़े का एक टुकड़ा खरीदने की भी नहीं। फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अगर गलती से भी तुम्हारे हाथों से कोई कपड़ा खराब हो गया तो तुम उसका खर्चा अफोर्ड भी कर सकते हो। उस सेल्स गर्ल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चुप हो जाओ, विजय ने दहाड़ते हुए कहा। ये बस 9,000 रुपए की है ना, अब चुपचाप अच्छे से देखना अपनी इन घटिया आंखों से। उसने बैकपैक खोला, नोटों की गड्डी निकाली और उस गड्डी को फेंकते हुए सेल्स गर्ल के मुंह पर मारा। सेल्स गर्ल चिल्लाई और एक कदम पीछे हट गई। जमीन पर पड़े इतने सारे नोटों को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अंदाजा लगाया वो कम से कम 10-20 हजार रुपए तो होंगे ही। यह तो बस 10,000 है। उसने अपनी आवाज नीची की, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में तिरस्कार था। उसके हिसाब से ये 10,000 रुपए उस लड़के की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। अच्छा, तो इतना भी काफी नहीं? विजय ने फिर अपने बैग में हाथ डाला और नोटों की एक दूसरी गड्डी निकाली, फिर उसे भी उसके मुंह पर मारा। 20,000 इतना काफी है? नहीं नहीं, रुको, अभी और चाहिए। विजय ने एक और नोटों की गड्डी पकड़ी और उसे भी उसके ऊपर फेंक दिया। उसने ऐसी लगभग 5 नोटों की गड्डी निकाली और उन सभी को उस सेल्स गर्ल के ऊपर फेंक दिया। सेल्स गर्ल अभी सदमे में थी और वो किसी बुत की तरह हक्की बक्की खड़ी रही। नोटों की एक गड्डी में 10,000 रुपए थे। उसने नोटों की 7 गड्डियां फेंकी थी। इसका मतलब वहां जमीन पर 70,000 रुपए पड़े थे। ये गरीब लड़का 70,000 कैश कहां से लेकर आया? यहां तक लावण्या और तनवीर भी हैरान रह गए। आखिर ये लड़का 70,000 रुपए कहां से लेकर आया? ये नामुमकिन है। तनवीर का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वो जानता था कि विजय का परिवार बहुत गरीब था। स्कूल छोड़ने के बाद वह पूरे साल छोटे मोटे काम कर रहा था। छोटे मोटे काम करके आप प्रति वर्ष 70,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं? उसने सोचा था कि विजय ने इस साल एक दयनीय और गरीब जीवन जिया होगा। जब उसने पहली बार विजय को देखा तो वो और भी ज्यादा श्योर हो गया था, लेकिन अब विजय 70,000 रुपए ऐसे फेंक रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं। ये देख वो थोड़ा टूट जाता है। भला छोटा मोटा काम करने वाला एक लड़का कैसे इतने पैसे कमा सकता है? विजय के पास तो कोई खास टैलेंट भी नहीं। लावण्या के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो रखे थे। वो विजय के घर की हालत सबसे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो ज्यादा उलझन में थी। अब काफी है, विजय ने मजाक उड़ाया और चिल्लाया। आपके स्टोर मैनेजर कहाँ है? मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपका स्टोर कैसे बिजनेस कर रहा है। एक सेल्स गर्ल और कॉस्ट्यूमर का अपमान करने की हिम्मत। उसकी आवाज तेज थी और दूर दूर तक जा रही थी। यहां तक कि शॉप के बाहर पैदल चलने वाले भी रुक गए और इधर उधर देखने लगे। आई एम सॉरी सर। शॉप में एक अधेड़ उम्र की महिला जल्दबाजी में आई और विजय के सामने झुक गई। सर से माफी मांगो जल्दी। तुमने सुना नहीं, सेल्स गर्ल माफी मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी शॉप ऑनर के कहने पर उसने बेमन से माफी मांग ली और फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी सर। विजय अब बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो झुका और पैसे उठाने लगा। सर, माफ करने के बदले में मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। आपको चलेगा सर? शॉप ओनर ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। विजय को वास्तव में इस डिस्काउंट की परवाह नहीं थी। तभी उसने तनवीर की आवाज सुनी। तुम किस बात का इतना घमंड दिखा रहे हो? क्या तुम बस छोटे मोटे घटिया काम नहीं करते? और तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? कहीं तुम कोई इल्लीगल काम तो नहीं करने लगे हो? विजय ने मजाकिया ढंग से कहा। तनवीर, भला तुमने मुझे कब और कहां इल्लीगल काम करते देखा? तनवीर गुस्से में था, उसका चेहरा लाल हो गया। फटीचर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मुझसे जबान लड़ाओ। तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुम जैसे फटीचर के साथ भला क्यों लड़ने लगा? तुमसे लड़कर मैं अपना स्टेटस क्यों खराब करूंगा? वैसे मेरे एक अंकल पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे बस उनसे एक बार कहने की जरूरत है। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। आखिर तुम जैसे फटीचर के पास इतना पैसा आया कहां से?
तनवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। विजय ने उसे आंखें गोल घुमाकर देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा और फिर मुड़कर वापस कपड़े देखने लगा। उसे कल की पार्टी में जाने के लिए एक अच्छा सा बिजनेस सूट चाहिए था। सर, इसे देखिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टोर ऑनर विजय को एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाते हुए चल रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद विजय ने एक बिजनेस सूट उठाया और चेंजिंग रूम में चला गया। यह पहली बार था जब विजय ने किसी बिजनेस सूट को पहना था, इसलिए उसे पहनने में भी थोड़ा टाइम लगा। उसने अपने उलझे बालों को थोड़ा ठीक किया और एक बार खुद को मिरर में देखा। जैसे ही उसने अपने बदले हुए रूप को देखा, एक पल के लिए उसने खुद को ही नहीं पहचाना। क्या ये मैं ही हूं? बिजनेस सूट ने उसे एक गरीब लड़के से सीधे किसी रईस खानदान का लड़का बना दिया था। वो पल भर में किसी फटीचर गरीब से एक बिजनेस टाइकॉन बन गया था। जब विजय चेंजिंग रूम से बाहर निकला तो स्टोर ऑनर उसे देखता ही रह गई। उसके सामने खड़े लड़के ने केवल अपने कपड़े बदलकर खुद को पूरा बदल दिया था। ट्रिम बिजनेस सूट में उसकी फिट बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो किसी अमीर खानदान के लड़के से कम नहीं लग रहा था। विजय स्टोर ऑनर को खुद को घूरता हुआ देख समझ सकता था। वो भी उसके बदले हुए रूप को देख दंग थी। जब लावण्या ने भी उसे देखा, वो भी दंग रह गई, जैसे कि उसने उसे पहचाना ही ना हो। तनवीर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद उसका चेहरा काला हो गया क्योंकि उसका दिल जलन से जल रहा था। क्या तनवीर जलन के कारण करने वाला था कुछ ऐसा जिसकी विजय ने कल्पना भी नहीं की होगी? विजय को इतना बदला हुआ देख क्या लावण्या उसके पास फिर से आ जाएगी? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ जेडे एक्सप्लेनर नोवेल पर। तनवीर ने हमेशा सोचा था कि वो हर किसी से ऊपर है। वो खुद को सबसे बड़ा व्यक्ति मानता था, खासकर विजय जैसे गरीब लोगों से। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से हार गया था। लावण्या के बदले हुए भावों को देख उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भला इसके अच्छे दिखने का क्या फायदा? आखिर रहेगा तो वो एक गरीब फटीचर किसान ही। मुझे लगता है कि इसके पास गिगोलो बनने की क्षमता है। वो अमीर मोटी औरतें इसी के जैसे लड़कों को चाहती हैं। तनवीर अंदर ही अंदर जल रहा था। विजय, कहीं तुमने यह 70,000 रुपए गिगोलो बनकर तो नहीं कमाए हैं? तनवीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। विजय ने उस पर एक कठोर नजर डाली और जवाब दिया, तनवीर, तुम्हारी सोच कितनी गंदी और घटिया है। मैं इसके अलावा तुमसे और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? आखिर एक गंदे मुंह से गंदगी ही तो बाहर निकल सकती है। तुम फटीचर! तनवीर गुस्से में लाल हो गया था। उसकी चौड़ी और गोल आंखें विजय को जान से मार देने वाली नजरों से देख रही थीं और उसका चेहरा अपनी बेइज्जती से काला पड़ गया था। विजय ने उसे नेग्लेक्ट किया और मुड़कर स्टोर ऑनर से कहा, इतना भी बुरा नहीं है, ये मेरे बॉडी पर फिट बैठ रहा है। मुझे इसी डिजाइन के 2 और बिजनेस सूट चाहिए। स्टोर ऑनर ने खुशी से जवाब दिया, ओके सर। वो जल्दी से एक ही डिजाइन के 2 सूट लेकर आई और उन्हें पैक कर दिया। एक सेट 9,000 रुपए का है और जो आपने 10% छूट दी उस हिसाब से यह 8,000 रुपए का है। 3 सूट के 24,300 रुपए हो गए। चलो, मैं इनको पूरे 24,000 रुपए मान लेता हूं। विजय ने फिर नोटों की 3 गड्डी निकाली और उनमें से 6,000 रुपए निकाल बाकी बचे स्टोर ऑनर को पकड़ा दिए। एक्सक्यूज मी। विजय वहां से जाने लगा। लावण्या ने उसे एक उलझन भरे भाव से देखा। उसके सामने का लड़का इतना हैंडसम लग रहा था कि वो उसे लगभग पहचान ही नहीं पा रही थी। जहां तक तनवीर की बात थी, उसका चेहरा कीचड़ भरे पानी के गड्ढे की तरह उदास था। उसकी आंखों में विजय के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंस दिखा। जैसे ही विजय उसके पास से गुजरा, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधे को छूने का नाटक किया। यार, विजय इतने भी बुरे नहीं लग रहे। बस ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुत्ते ने इंसानी कपड़े पहन रखे हों। जब वो ये बोल रहा था, तभी उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर विजय के बैग में एक छोटा सा बॉक्स डाल दिया। उसको ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन विजय की आंख किसी भूत से कम नहीं थी। उसने तनवीर को अपने बैग में वो बॉक्स डालते हुए देख लिया था। यह कमीना
विजय समझ गया था कि वो अब उसे फंसाने वाला है। अगले ही पल उसने इससे निपटने का एक तरीका सोचा और तुरंत तनवीर की कलाई को पकड़ लिया और उसे एक तरफ मोड़ दिया। आह! एक चुभती हुई चीख सबको सुनाई दी। तनवीर के चेहरे पर पसीने की बारिश हो रही थी। फटीचर कहीं के, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाया। विजय, उसे जाने दो। लावण्या घबरा गई। वो दौड़ी और दोनों लड़कों को अलग करने की कोशिश करने लगी। तभी विजय ने अपने बैग से छोटा बॉक्स निकाला और उसे लावण्या के हैंडबैग में डाल दिया। फिर उसने तनवीर को छोड़ दिया और गुस्से में कहा, अगली बार मुझे अपने गंदे हाथों से मत छूना। फिर वो मुस्कुराया और स्टोर से बाहर चला गया। वो स्टोर से बाहर निकल ही रहा था जब उसने अपने पीछे तनवीर की आवाज सुनी, मेरी रिंग गायब है। वो कैसे गायब हो गई? लावण्या ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैंने अभी उसे कुछ देर पहले तो देखा था। मुझे पता है वो कहां गई होगी। जरूर उसी ने मेरी रिंग चुराई होगी। विजय, मुझे बताओ, क्या तुमने मेरी रिंग चुराई है? विजय ने मुस्कुराते हुए चलना जारी रखा। रुको, वहीं रुक जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? हे चोर! ओह फटीचर, चोर! तनवीर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। चोर शब्द सुनकर आसपास के लोगों ने चलना बंद कर दिया और चारों ओर भीड़ जमा हो गई। रुको विजय! तनवीर दुकान से बाहर निकला और विजय पर उंगली उठाई। विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चोर हो। मैं सोचता था कि तुम केवल गरीब हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। फिर उसने अपना नाटक जारी रखते हुए आगे कहा, मैं सोच रहा था कि तुम इतने पैसे कैसे कमा सकते हो। पता नहीं था कि तुम चोरी भी करते हो। विजय, मुझे अब तुमसे नफरत होने लगी है। उनके चारों ओर खड़े लोग नीची आवाज में बोल रहे थे और विजय की ओर इशारा कर रहे थे। ये लड़का कितना हैंडसम दिख रहा है, मगर क्या फायदा ऐसी सुंदरता का जब वो एक चोर है। विजय ने चलना बंद कर दिया और मुड़ गया। उसने तनवीर की ओर देखा। क्या कहा तुमने कि मैंने तुमसे कुछ चुराया है? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने क्या चुराया? और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम पर अपनी बदनामी करने का केस करूंगा। सबूत है ना मेरे पास, वो तुम्हारे बैग में है। मैंने कुछ समय पहले ही लावण्या के साथ अंगूठियों की एक जोड़ी खरीदी थी और तुमने उन्हें चुरा लिया। क्या तुम्हें पता भी है उनकी कीमत कितनी है? पूरे 5 लाख। एक अंगूठी जिसकी कीमत 5 लाख है। वाह तनवीर, तुम बहुत अमीर हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में इतने पैसे कमाते हैं। मेरे पिता कितना कमाते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। गार्ड्स कहां हैं? इसे पकड़ लो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। तनवीर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उनके आसपास की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई और बातें और ज्यादा तेज हो गईं। जल्द ही 2 सिक्योरिटी गार्ड भीड़ के बीच से निकलते हुए वहां आ गए। क्या बात है? एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। वो चोर है, उसने मेरी रिंग चुरा ली। जल्दी करो, उसे पकड़ लो और पुलिस स्टेशन ले आओ। दोनों सिक्योरिटी गार्डों ने विजय की ओर देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। इस महंगे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वे चोरों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। दोनों सिक्योरिटी गार्डों ने पहले तो एक दूसरे की तरफ देखा, फिर विजय की ओर बढ़े। बच्चे, तुम हमारे साथ चलो। रुको, तुम दोनों पागल हो क्या? मैं चोर हूं सिर्फ इसलिए कि किसी पागल ने कहा। फिर मैं कहूंगा कि वो एक बलात्कारी है। विजय मुस्कुराने लगा। अच्छा तो? दोनों सिक्योरिटी गार्ड हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। विजय, तुम अभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम तभी मानोगे जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी, तनवीर ने गुस्से भरी आवाज में कहा। फिर वो दोनों गार्ड्स के पास गया। रिंग इसी के पास होनी चाहिए। आप लोगों को एक बार इसके पास ढूंढनी चाहिए। आपकी बात भी ठीक है, गार्ड्स ने कहा। फिर वो दोनों गार्ड्स विजय की ओर बढ़े। बच्चे, अच्छा होगा तुम हमें अपनी तलाशी लेने दो। तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन तनवीर, क्या होगा अगर इन्हें वो नहीं मिला जो तुमने खो दिया था? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे अलावा कोई और चुरा भी नहीं सकता। चलो ठीक है, गार्ड्स आप मेरी तलाशी ले सकते हैं,
विजय ने मुस्कुराते हुए खुद को तलाशी के लिए आगे कर दिया। दोनों सिक्योरिटी गार्डों को उसके शरीर में कुछ भी नहीं मिला। जब उन्होंने उसका बैकपैक खोला तो नोटों की गड्डियों को देख उनके मुंह फटे रह गए। उन्होंने विजय को संदिग्ध रूप से देखा। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं पैसे लेकर कपड़े खरीदने नहीं आ सकता किया? दोनों सिक्योरिटी गार्डों को नहीं पता था कि अब विजय को कैसा जवाब देना है। उन्होंने जैसे ही बैकपैक की तलाशी लेना बंद करी, उनके चेहरे अजीब हो गए। हमें कोई रिंग नहीं मिली जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे थे क्या? दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो गए और तनवीर को संदिग्ध रूप से देखा। तनवीर खुद हैरान रह गया था। तुरंत ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। नो, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने बस इतना ही कहा और तुरंत गुस्से में विजय के पास गया। उसका बैग छीन उसमें रखी सारी चीजें फेंक दी, लेकिन उसे वो रिंग कहीं नहीं मिली जो उसने बैग में रखी थी। आखिर रिंग गई कहां? ये हो क्या रहा है? तनवीर किसी स्टेच्यू की तरह जम गया था, जैसे कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। वो यहां क्यों नहीं है? तनवीर एक पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने बैग को जोर जोर से हिलाया और फिर उसे फर्श पर फेंक दिया। ये नामुमकिन है, उसे इसी बैग में होना चाहिए था। विजय, मुझे बताओ, तुमने उसे कहां छिपाया है? उसने अपना सिर उठाया और खा जाने वाली नजरों से विजय को देखा। क्या हुआ? तुमने तो पहले ही मेरे बैग की तलाशी ले ली है, फिर तुम अभी भी इतनी जिद क्यों कर रहे हो? और तुम्हें अभी भी इतना यकीन क्यों है कि मैंने ही तुम्हारी रिंग चुराई है? कहीं तुम मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? विजय की आंखें छोटी हो गई और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। मुझ पर आरोप मत लगाओ विजय। तनवीर घबराने लगा। मुझे बताओ, तुमने रिंग कहां छिपा रखी है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कब तुम्हारी रिंग को छुआ? उसे चुराने की तो बात ही छोड़ दो। हो सकता है कि तुमने उसे कहीं रखा हो और इसके बारे में भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तक तो वो मेरी जेब में थी। तुमसे टकराने के बाद से ही वो गायब है। अगर तुम नहीं तो उसे और कौन चुरा सकता है? तुम्हारी जेब में? क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम कहीं कुछ भूल नहीं रहे? हो सकता है शायद तुमने उसकी रिंग के साथ अपनी रिंग भी उसके बैग में रख दी हो। विजय ने लावण्या की ओर इशारा किया। यह नामुमकिन है। तनवीर हंसा। सच में? तुम एक बार चेक क्यों नहीं करती? ये बात उसने लावण्या से कही थी। लावण्या थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी वो अपना पर्स चेक करने लगी और उसमें रिंग को देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो चिल्लाई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पर्स से 2 डिब्बे निकाले। तनवीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बिजली ने पकड़ हो। इट्स इम्पॉसिबल, मैंने इसे लावण्या के पर्स में तो नहीं रखा था। उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। तनवीर का चेहरा पीला पड़ गया था। तो ये सब तुम्हारा नाटक था? तनवीर, सच में तुम टैलेंटेड तो बहुत हो, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई जब उन्हें पता लगा उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। देखो तो सही, इस लड़के ने भले ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो कितना चालाक और बेशर्म है, उस बेचारे लड़के को फंसा रहा था। तनवीर को घृणा से देखते हुए भीड़ में खड़े लोग टिप्पणी कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तनवीर निराश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विजय के बैग में रखा गया डिब्बा लावण्या के हैंडबैग में कैसे आ गया। नहीं, शायद वो शुरू से ही जानता था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। यार तनवीर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे फंसाना चाहते थे। तुम इंसान के भेष में एक जानवर हो। विजय तनवीर के पास जाते हुए ठंडे भाव से बोला। क्या विजय तनवीर को इतनी आसानी से छोड़ देगा या फिर लेगा वो अपने स्कूल से बाहर निकलवाने का बदला? विजय, आखिर विजय अब आगे क्या करने वाला है? जानने जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ जेडे एक्सप्लेनर नोवेल पर। जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ जेडे एक्सप्लेनर नोवेल पर। विजय कल मिलने पहुंचेगा मिस्टर मोहन के फ्रेंड्स से। आखिर क्या होने वाला इस कहानी में आगे, जानने के लिए बने रहे हम। जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ जेडे एक्सप्लेनर नोवेल पर।
जानने के लिए बने रहे हमारी